ठीक है, तो फिर आगे हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए करते हैं। जैसे कि स्टार्च है, स्टार्च जो डे के अंदर क्या होती है, CO2 कम होती है, पीएच जो है ज्यादा होती है, पीएच एल्कलाइन होती है, कितनी है 7.5 के अंदर। नाइट के अंदर क्या हो जाती है, CO2 जो है मतलब ज्यादा होती है और पीएच कम होती है, और पीएच कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। एसिडिक मीडियम के अंदर ग्लूकोज जो है 1 फॉस्फेट आइसोमरोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर जो फॉस्फोराइलेट एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ग्लूकोज प्लस एटीपी का फॉर्मेशन होता है। फिर बाद के अंदर क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन, जीरो काइनेस ग्लूकोज गार्ड सेल में जो है घुल जाती है। फिर बाद में क्या होता है, गार्ड सेल में क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है। तो गार्ड सेल में क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा सॉरी टर्ग प्रेशर ज्यादा हो जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है। फिर क्या होता है, गार्ड सेल में क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्ग प्रेशर इक्वल हो जाता है और जो डीपीडी है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। गार्ड सेल क्या हो जाती है, टर्जिड हो जाती है और स्टोमेटा क्या होता है, ओपन हो जाता है। फिर बात के अंदर आ जाता है सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज थ्योरी या फिर कैटायन एक्सचेंज थ्योरी, आयन एक्सचेंज थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी। सर्वमान्य सिद्धांत है, यह लेविट ने बताया था। फिर जिन्होंने इसको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। आयन एक्सचेंज के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। स्टोमेटा ओपन कब होगा, जब पोटेशियम ज्यादा हो, क्लोराइड ज्यादा हो और H प्लस की कंसंट्रेशन कम हो, साइटोकाइनिन ज्यादा हो और एबी या एबीएस जो है कम हो। और क्लोज कब हो जाएगा, जब पोटेशियम कम हो, क्लोराइड कम हो और हाइड्राइड आयन ज्यादा हो, साइटोकाइनिन कम हो, एबीएस ज्यादा हो। फिर बाद में क्या है, यह एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एटीपी यूज होती है। ठीक है, पेप क्या है, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। देखो सबसे पहले क्या होता है, और ऑक्सीडाइज्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी इसमें देखो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनाता है, फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड बनाता है, जो कि कितने कंपाउंड का होता है, 3 कार्बन का होता है। और ये पेप जो है ऑक्सीडाइसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 4 कार्बन का होता है। ऑक्सीडाइसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मेलिक एसिड ब्रेक डाउन हो जाता है मेलेट में और H प्लस आयन के अंदर। फिर बाद ट्रांसपोर्टर जो है, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल जो है, उससे क्या होता है, एटीपी का ब्रेकडाउन होता है। जो क्लोराइड तो अंदर आ जा क्लोराइड और जो पोटेशियम क्या होते हैं, अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर बाद में यहाँ पे क्या बनता है, जो पोटेशियम है मेलेट के साथ मिल जाता है और बना रहता है पोटेशियम मेलेट। अब पोटेशियम मेलेट जो है वो हमारा सेल जो वैक्यूल है उसके अंदर चल जाता है। फिर बाद के अंदर पोटेशियम और मेलेट जो है ब्रेकडाउन हो जाते हैं। फिर जो गार्ड सेल के जल में जो है घुल जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है। गार्ड सेल में फिर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर से टर्गर प्रेशर ज्यादा हो जाता है और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। गार्ड सेल में फिर बाद में क्या होगा, टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर और जो डीपी है वो 0 हो जाता है। गार्ड सेल कैसे हो जाती है, फुली टर्जिड हो जाती है। फिर आ जाता है वाष्पोर्जन दर। ये वाष्पोर्जन दर को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले आ जाता है लाइट। ब्लू लाइट में स्टोमेटा पूर्णतः ओपन हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति रेट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, हाई हो जाता है। लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता अधिक होने पर स्टोमेटा जो है क्लोज्ड हो जाते हैं, जिससे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है वो कम हो जाती है। फिर आ जाता है टेम्परेचर। नाइट के समय टेम्परेचर जो है कम होता है, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाती है। डे के समय टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो स्टोमेटा ओपन होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। स्टोमेटा ओपन होने के लिए 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। यदि टेम्परेचर को एक प्रांत से अधिक कर दिया जाए तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है कम हो जाती है। यदि टेम्परेचर का मान कम है तो लाइट पर्याप्त मात्रा में प्रेजेंट हो तो भी स्टोमेटा क्लोज रहेंगे। फिर है एंटी ट्रांसपिरेंस फोर्थ जो है प्रति प्रतिवाष्पोर्जित वाष्पोत्सर्जक पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो वाष्पोर्जन की दर को कम करते हैं, एंटी ट्रांसपेरेंट कहलाते हैं। एग्जाम्पल है वैक्स, सिलिकॉन, एस्पिरिन, पीएमए, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिड, ऑयल, एबीए। ये स्टोमेटा को बंद कर देता है तो वाष्पोर्जन की दर कम हो जाती है। डे के अंदर क्या होता है, CO2 क्या हो जाती है, कम हो जाती है और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ट्रांसपिरेशन की रेट जो ज्यादा हो जाती है। नाइट में क्या होता है, स्टोमेटा की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ट्रांसपिरेशन की रेट जो है कम हो जाती है। में डे फॉर्मिंग में CO2 काम आती है, ड्राई फॉर्मिंग में। फिर आ जाता है CO2 सेंसर गार्ड सेल में
पाया जाता है। ये स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए उत्तरदायी होता है। फिर आ जाता है ह्यूमिडिटी। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ह्यूमिडिटी के। वायुमंडल में अगर आर्द्रता ज्यादा होगी तो वाष्पोर्जन कितना होगा, वाष्पोर्जन की दर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक ड्राई, ज्यादा ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, वाष्पोर्जन की दर जो है, ट्रांसपिरेशन जो है ज्यादा हो जाएगा। फिर आ जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ट्रांसपिरेशन जो है। वेलोसिटी और एयर विंड। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी ऑफ एयर के। तेज हवा में वाष्पोर्जन की दर जो है अधिक होती है। यदि एक पौधे को पंखे की हवा के नीचे रख दिया जाए तो वाष्पोर्जन की दर जो है बढ़ जाती है। स्टोमेटा का खुलना व बंद होना, लीफ साइज, लीफ एंगल, लीफ की शेप, लीफ का सरफेस एरिया स्टोमेटा की संख्या पर निर्भर करता है। इस आधार पर वाष्पोर्जन की दर का निर्धारण होता है। बनियान ट्री, बरगद, फाइकस की पत्तियों के ऊपर मोम की परत पाई जाती है जो कि वाष्पोर्जन की दर को कम करती है। जो बनियान ट्री है, बरगद ट्री की पत्तियों के ऊपर मोम की ये परत पाई जाती है जो कि वाष्पोर्जन दर को कम करती है। जीरोफाइट प्लांट में प्लांट की पत्तियां आकार में छोटी होती है या कांटों में रूपांतरित हो जाती है तो इस समय वाष्पोर्जन दर कम हो जाती है। एग्जाम्पल है ओपल्सिया, यूफोर्बिया, अलोए प्रोसिपस और खेजड़ी कैक्टस। फिर ओपल्सिया एक सेकुलेंट जीरोफाइट प्लांट है। इसमें संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं जिससे वाष्पोर्जन की दर कम हो जाती है। जॉफ्ट फील्ड के अनुसार टेम्परेचर को 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डबल हो जाती है। Q10 इक्वल्स टू 2। फिर आ जाता है रूट शूट रेशियो। रूट शूट रेशियो अगर ज्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन जो है ज्यादा होगा। रूट शूट रेशियो अगर कम होगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। फिर आ जाती है एजिंग या सीड जर्मिनेशन, ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। फिर स्टोमेटा ओपन होगा तो एबीए की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, साइटोकाइनिन ज्यादा होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। स्टोमेटा क्लोज होगा तो एबीए ज्यादा होगा, साइटोकाइनिन कम होगा और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा। वाष्पोर्जन की दर, वाष्पोर्जन की क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए ये CO2 CO4 जीफ एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वाष्पोर्जन की दर का पता लगाने के लिए पोटोमीटर का यूज करते हैं। गोंगोज गेंगोग पोटोमीटर, थॉमस पोटोमीटर, डार्विन सिंपल पोटोमीटर। स्टोमेटा की साइज, एंगल एवं नंबर का पता लगाने के लिए निम्न फॉर्मूला काम लेते हैं। स्टोमेटा इंडेक्स SI इक्वल्स टू कहता है S अपॉन S प्लस E इंटू 100। ये S बराबर क्या है, नंबर ऑफ स्टोमेटा, E बराबर है नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। यदि लीफ पर 50 स्टोमेटा है और 100 एपिडर्मल सेल है तो बताइए इसका स्टोमेटल इंडेक्स क्या होगा। आंसर 50 अपॉन 50 प्लस 100 गुणा 100 तो 50 बटा 150 गुणा 100 तो 33.3। फिर आ जाता है फ्लोगिस्टिन या डिप्लोगेस्टिकेटेड, तो जेफ प्रिस्ले। फ्लोगिस्टिन मीन्स अशुद्ध CO2, डिप्लोगेस्टिन मीन्स शुद्ध O2। फिर है वाटर एब्जॉर्प्शन। होलार्ड, भूमि में प्रेजेंट कुल जल की मात्रा। करेजस्ट, प्लांट में उपस्थित जल की मात्रा की रिजल्ट। इकार्ड, प्लांट को उपलब्ध न होने वाली जल की मात्रा की रिजल्ट। होलार्ड, प्लांट केवल कैपिलरी वाटर कोशिकात जल का उपयोग करते हैं। ऑर्गन ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। रूट केप रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन, इलोंगेशन रीजन, रूट हेयर रीजन। रूट हेयर है यूनिसेल्युलर हेयर, रूट हेयर रीजन, इलोंगेशन रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन, रूट कैप रीजन। फिर आ जाता है पाथवे ऑफ वाटर ऑब्जॉर्प्शन। सोइल सॉल्यूशन H2O जो है रूट हेयर, इपिडर्मल हेयर H2O,
कोटेक्स एस्ट्रो एंडोडर्मिस पैसेज सेल। फिर बाद के अंदर एस्ट्रो जो वाटर मूव करेगा पेरिसाइकिल से, पेरिसाइकिल से वाटर मूव करेगा प्रोटोजाइलम से, प्रोटोजाइलम से मूव करेगा मेटाजाइलम से, मेटाजाइलम तक। जैसे ये रूट हेयर है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है सोइल सॉल्यूशन के अंदर। रूट हेयर एपिडर्मल का मॉडिफिकेशन, रूट हेयर से जो वाटर है वो जाएंगे हमारे इपिबलेमा, ये मतलब ये जो लेयर है इपिबलेमा, रूट एपिडर्मिस या राइजोडर्मा। फिर इससे जाएगा कोटेक्स रीजन के थ्रू, कोटेक्स रीजन से पैसेज ऑफ सेल पत्र कोशिका में जाएगा। इसके ऊपर क्या होता है, जो ये क्या है, एक एंडोडर्मिल लेयर है जिसके ऊपर सुबेरियन कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। फिर बाद में आ जाती है पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से जाता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम तक। फिर आ जाता है पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट, एपोप्लास्ट। देखो एपोप्लास्ट सेल वॉल रिड्यूसनिज्म मार्ग सेल वॉल के द्वारा होता है। यहाँ जल का मार्ग डायनेमिक ग्रेडियंट पर निर्भर करता है। यह साइक्लोसिस में सहायक नहीं होता है। रूट में वाटर फ्लो एपोप्लास्ट द्वारा होता है। फिर बाद के अंदर सिम्प्लास्ट में कैसा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, रूट या सजीव मार्ग, दो प्लांट सेल के मध्य साइटोप्लाज्म ब्रिज बनता है, इसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा से होकर जल का मूवमेंट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर, सांद्रता प्रवणता, यह साइक्लोसिस में सहायक होता है। जैसे कि ये सेल वॉल है, ठीक है। अब सेल वॉल से होता हुआ अगर ये एपोप्लास्ट एरिया से जा रहा है ऐसे टॉप सेप, जहाँ पे कोई मतलब से मतलब कोई भी रुकावट नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एपोप्लास्टिक मूवमेंट कहते हैं। फिर बाद में इपिडर्मिस में जाता है, फिर कोटेक रहने में एंडोडर्मल एरिया के अंदर। फिर बाद में आता है पेरिसाइकिल जाइलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मोडेस्माटा, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, सिम्प्लास्ट पाथवे ले लेता है जाइलम। फिर आ जाता है एसेंट ऑफ सेप, एपोप्लास्ट पाथवे, रसारोहण, सोइल से अवशोषित जल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पादप के शीर्ष भागों तक पहुंचता है, रसारोहण कहलाता है। रसारोहण में जल का एक दिशीय प्रवाह यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर होता है। रसारोहण की प्रक्रिया जाइलम के द्वारा होती है। रेट ऑफ एसेंट ऑफ सेप 15 मीटर पर आवर्स। फिर है जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया गया एक्सपेरिमेंट है योजिन बॉल्सम एक्सपेरिमेंट। फिर आ जाता है स्मेल स्मॉल स्टेम ऑफ बॉल्सम योजिन, जाइलम रेड पिंकिश फ्लोएम कलरलेस। फिर आ जाता है ग्राइंडिंग रिंगिंग एक्सपेरिमेंट, डेस्मोडियम ग्रीनीज के ऊपर किया गया था। डाइकोट प्लांट में प्रेजेंट होता है, मोनोकोट प्लांट में क्या होता है, एब्सेंट होता है। थ्योरीज ऑफ एसेंट ऑफ सेप, फिर आप सबसे पहले वाइटल थ्योरी, रिले पंप थ्योरी गोल्ड विस्की ने दी थी, पल्सेशन थ्योरी जेसी बॉस ने दी थी, रूट प्रेशर थ्योरी मूल दाब प्रेशर क्रिस्टल ने थ्योरी दी थी, शब्द जो स्टेफिन ने दिया था। फिर आता है रूट प्रेशर, 1 से 2 एटमॉस्फेरिक बार या फिर पार्ट्स। रूट प्रेशर के द्वारा पौधों में जल 1 से 2 मीटर की दूरी तक ही चढ़ सकता है, यह धनात्मक प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर है। फिर अधिक लंबे पौधों पर रूट प्रेशर थ्योरी काम नहीं करती है। फिर रूट प्रेशर के प्रभाव, तो ये बिंदु स्त्रावण गटेशन, पत्तियों के किनारों से जल का बूंदों के रूप में निकलना गटेशन कहलाता है। गटेशन की क्रिया हाइड्रोथोर्स जल रंध्रों के द्वारा होती है। हाइड्रोथोर्स हमेशा खुले रहते हैं तथा गार्ड सेल निष्क्रिय रहती है। यह क्रिया प्रातः काल या देर रात्रि को देखने को मिलती है। हाइड्रोथोर्स के नीचे पेरेनकाइमा का लूज टिश्यू पाया जाता है जिसे इपीथेम कहते हैं। बिंदु स्त्राव में निकलने वाले जल बूंदों में ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं। गटेशन की क्रिया धनात्मक रूट प्रेशर के कारण होती है। अधिक लंबे पौधे पर रूट प्रेशर अधिक लंबे पौधे पर रूट प्रेशर थ्योरी काम नहीं करती है। रूट प्रेशर के प्रभाव, बिंदु स्त्रावण गटेशन, ये तो देखा, तो रूट प्रेशर के प्रभाव तो देख लिया ना। फिर आ जाता है नोट, गटेशन के दौरान वाटर पोटेंशियल का मान जो है 0 से अधिक अर्थात आंशिक रूप से धनात्मक तो होता है। जब वाष्पोदन की दर कम हो एवं जल का सक्रिय अवशोषण अधिक हो तो गटेशन की क्रिया होती है, इम्पोर्टेंट सी एटीपी खर्च होता है। गटेशन के एग्जाम्पल घास गार्डन, नेस्टासियस सेक्सिफ्रेगा, कचालू, आलू, टमाटर, बैंगन, अरबी, कोलोकेशिया, कुकुरबिटेसी, लौकी, ककड़ी, बाल्सम। फिर है
ब्लीडिंग एक्सुडेशन, पौधों के क्षतिग्रस्त भागों से रस का स्रावन ब्लीडिंग एक्सुडेशन कहलाता है। यह पॉजिटिव रूट प्रेशर के कारण होता है। एग्जाम्पल के कैरियोटा अर्नस टोडीपाम 50 लीटर डे ग्राम का श्रावण करता है। फिर बाद में आता है अफीम पेपावर सिम्निफेरस, अपरिपक्व कैप्सूल फ्रूट पर चीरा लगाते हैं जिसमें लेटेक्स कहते हैं। हीविया रबर, लेटेक्स रबर, शुगर मेपल से शुगर प्राप्त करना। फिजिकल थ्योरीज, भौतिकवाद सिद्धांत। कैपिलरी फोर्स थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, बोहिम। वॉस ट्रांसलेशन पुल थ्योरी, कोहेजन फोर्स थ्योरी, डिक्सन एंड जोली ने दी थी। ट्रांसलेशन पुल टेंशन थ्योरी, 45 बार 207 बार, 45 एटमोस्फियर 207 एटमोस्फियर दाब लगाता है। लीव्स में डीपीडी ज्यादा बहुत ज्यादा हाई होता है, ओपी ज्यादा, टारगेट प्रेशर कम हो जाता है, वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, 45 एटमोस्फियर से 207 एटमोस्फियर, रूट डीपीडी लो, ओपी लो, टारगेट प्रेशर ज्यादा, वाटर पोटेंशियल ज्यादा। कोहेजन फोर्स थ्योरी, जल के अणुओं के मध्य लगती है ये। अडेसिव फोर्स थ्योरी, जल और जाइलम के बीच, जल एवं जाइलम, वाटर एवं जाइलम वॉल के मध्य। लीफ में डीपीडी ज्यादा, ओपी ज्यादा, टारगेट प्रेशर कम हो जाता है, एस्ट्रो कम, रूट की तरफ। फिर आ जाता है स्टेम ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेजन फोर्स, रूट डीपीडी कम, ओपी कम, टारगेट प्रेशर ज्यादा, एस्ट्रो ज्यादा, लीव्स की ओर। जाइलम और एडेसिव फोर्स, असेंट ऑफ द सेम, वाटर मूव्स फ्रॉम रूट टू लीव्स, वाटर कहां से मूव करते हैं, वाटर मूव्स फ्रॉम रूट से कहां पे, लीव्स। 130 मीटर से 150 मीटर लंबे पौधों में जल इस सिद्धांत के द्वारा चढ़ता है। फिर आ जाता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, पादपों में भोजन का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। सुक्रोज एक ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, पादपों में भोजन का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। भोज्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। लीफ सोर्स, सुक्रोज फ्लोएम रूट सिंक, भोज्य पदार्थों का ट्रांसपोर्ट लीफ सोर्स से रूट सिंक तक होता है। आवश्यकता होने पर भोज्य पदार्थों का परिवहन बाइडायरेक्शनल होता है। भोज्य पदार्थ ऑर्गेनिक सॉलिड का परिवहन फ्लोएम मास फ्लो, बल्क फ्लो, प्रेशर फ्लो के द्वारा होता है। यह सिद्धांत मंच ने प्रतिपादित किया था। लिव सोर्स एंड फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज एंड सुक्रोज, फोटोसिंथेटिक, हाई टीपी, हाई हाइड्रोस्टेटिक रीजन, बल्क फ्लो, मास फ्लो, प्रेशर फ्लो, सोर्स ऑफ फ्लोएम, रूट सिंक, नॉन फोटोसिंथेटिक रीजन, लो टीपी, हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। लीफ क्या है, सोर्स है डाउनवर्ड, सुक्रोज रूट सिंक, फूड जो है अपवर्ड फ्लो। फिर है बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है ये। प्लांट में भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है, जबकि एनिमल में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। प्लांट हो या एनिमल, दोनों में ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है। करेंसी ऑफ प्लांट एंड एनिमल बॉडी जो है एटीपी है। देखो जाइलम में क्या होता है, एस्ट्रो का मूवमेंट होता है जो कि डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है। फ्लोएम के अंदर क्या होता है, जैसे ग्लूकोज बना, सेल ऑफ सेल्स ऑफ लीफ सोर्स फ्लोएम लोडिंग जो है, ग्लूकोज जो है सुक्रोज में कन्वर्ट होगा, सुक्रोज जो है एटीपी को एडीपी में ब्रेक डाउन करेगा, सुक्रोज का आगे मूव होगा, यहाँ से वाटर इसकी मदद करने के लिए आएगा। सुक्रोज फिर फ्रुक्टोज के अंदर फ्रुक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मास फ्लो, प्रेशर फ्लो, बल्क फ्लो, सुक्रोज जो है फिर अपने जो है डेस्टिनी ऑर्गन है वहां तक जाएगा। फिर ये वाटर जो है वापस अपने अपने काम की तरफ चला जाएगा। ओपी बराबर क्या होता है, ICRT। हेयर आयर क्या है, आयनिक कंसंट्रेंट। सी क्या है, कंसंट्रेशन। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। आयनिक कांस्टेंट क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल ग्लूकोज, आयनिक कांस्टेंट बराबर 1। इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल NaCl, CaCl। आयनिक कांस्टेंट एक से अधिक, NaCl 2। फिर गॉस स्थिरांक का मान 0.0821 एटमोस्फियर लीटर पर मोल। टी बराबर क्या है, 273 प्लस 7। 0.1 मोलर कंसंट्रेशन इनिशियल विलियम का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रसारण दाब कितना होगा। ओपी बराबर क्या है, ICRT। आई बराबर क्या है 2, सी बराबर क्या है 0.1, एम आर बराबर क्या है 0.08 821, टी बराबर क्या है 273 प्लस 20, 293 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर आ जाता है ओपी बराबर क्या है 2 इंटू 0.1 इंटू 0.08
एट 1 इंटू 293। ओपी बराबर क्या होता है 4.8 एटमोस्फेरिक प्रेशर। फिर बाद में आ जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो है स्टेफन हेल्स ने बताया था 6CO2 प्लस 6H2 प्लस 54 एटमोस्फियर एटीपी। क्लोरोफिल लाइट फोटोसिंथेसिस 6 क्लोरोफिल लाइट और फोटोसिंथेसिस 6 C6H12 और 6 प्लस 6O2 ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा तो 6 और रिडक्शन CO2 का O2 का ऑक्सीडेशन होगा तो वाटर, और CO2 का क्या होगा रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा हमको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 का सोर्स जल होता है। फोटोसिंथेसिस क्या है एनाबॉलिक रिएक्शन है, संश्लेषणात्मक अभिक्रिया है। एंडरगोनिक ऊर्जा अवशोषित प्रक्रिया। मेटाबॉलिज्म क्या होता है एनाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस सरल अवयव प्लस ई जटिल कॉम्प्लेक्स। सब्यूल कॉम्प्लेक्स जो है मतलब एंजाइम की प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होना। CO2 प्लस H2O और फिर 54 एटीपी का यूज करके कार्बो कार्बोहाइड्रेट प्लस CO2 बनाते हैं। फिर सेलुलर में क्या होता है कैटाबोलिज्म होता है, विखंडन होता है। जो कॉम्प्लेक्स जटिल यौगिक होते हैं वो सरल अवयवों में कन्वर्ट हो जाते हैं और एंजाइम अलग हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट प्लस 6O2 टू प्लस 6CO2 जो कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें O2 वाटर और 36 एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ट्रांस इल्यूमिनेटर का यूज डीएनए को देखने के लिए किया जाता है। ट्रांस इल्यूमिनेटर जो होता है उसका यूज किसके लिए किया जाता है डीएनए को देखने के लिए किया जाता है। फोटोसिंथेसिस क्या है एक एनाबॉलिक रिएक्शन है, एंडरगोनिक रिएक्शन है। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या देखने को मिलेगा हमको कैटाबॉलिक रिएक्शन और एक्सर्गोनिक रिएक्शन। रॉबर्ट मेयर के अनुसार लाइट एनर्जी क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस जो है केमिकल एनर्जी सर्वप्रथम क्रिस्टल ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो है मुक्त होती है, यह अशुद्ध वायु को शुद्ध वायु में परिवर्तित कर देती है। फिर बाद में इंजन हाउस के अनुसार इंजन हाउस ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश 400 नैनोमीटर से 700 और नैनोमीटर 400 एंगस्ट्रॉम से 700 एंगस्ट्रॉम में होता है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है 10 की पावर माइनस 9 मोलर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मोलर। क्लोरोफिल की खोज जो है प्लेटियर एव कैंचू ने की थी। क्लोरोफिल ए और रिएक्शन सेंटर की जो खोज है वो कोक एंड केलेटोन ने की थी। फिर बाद में है वॉन नील ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में O2 का स्रोत जो है H2O होता है। रूबेन रूबेन केमन एंड हासिद के अनुसार रूबेन कोमेन एवं हासिद ने रेडियो आइसोटोप समस्थानिक का यूज करके सिद्ध किया कि O2 का स्रोत H2O है। O2 सिक्स 16O2 और 18O2 फिर है इंपोर्टेंट 6CO2 16 प्लस 6H2O 18 कार्बोहाइड्रेट 16 प्लस 6O2। फिर हिल रिएक्शन हिल ने बताया था स्टिलेरिया प्लांट मीडिया में बताया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। 4 फोटोलाइसिस अमन प्लस 2 कैल्शियम प्लस 2 क्लोराइड माइनस लाइट 4 OH माइनस प्लस 4H प्लस थैलोकाइड की ल्यूमन में 4H माइनस जो है H2O और O2 के अंदर विखंडन हो जाता है एटमोस्फियर में। फिर है CO2 की अब्सेंस में O2 जो है मुक्त हो जाती है। स्टीलेरिया मीडियम में H प्लस एक्सेप्टर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल पेरेसाइट क्रोमेट बेंजोक्विनोन डाइक्लोरोफिनोल इंडोल्फिनोल DCPIP H प्लस एक्सेप्टर क्लोरोप्लास्ट। इन्हें हिल एक्सिडाइजिंग फैक्टर भी कह सकते हैं। 2 NADP प्लस 4H प्लस 2 NADPH प्लस 2H प्लस रिड्यूसिंग एनर्जी का निर्माण जो है ऑक्सीजन विश्लेषक एनएडी निकोटिनिक निकोटिनिअमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NADH निकोटिनिअमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन NADP
निकोटिनियोमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADPH, निकोटिनियोमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है आनन एडीपी जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज लाइट में क्लोरोप्लास्ट में क्या बनाता है, एटीपी बनाता है। प्रथम प्रकाश संश्लेषणी जीव है कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया नॉन ऑक्सीजनिक है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के दौरान ओटू मुक्त नहीं होती है। प्रथम ओटू मुक्त करने वाले प्रकाश संश्लेषी जीव जो है ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है। एग्जाम्पल एनाबिना नोस्टोक। फिर बाद में आ जाता है पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% जो है फोटोसिंथेसिस एक्वेटिक प्लांट के द्वारा किया जाता है, 10% टेरेस्ट्रियल प्लांट के द्वारा किया जाता है। एक्वेटिक प्लांट कितने कहते हैं, 85% जो है मेराइन प्लांट करते हैं, 15% जो है फ्रेश वाटर वाले प्लांट करते हैं। फंजाई कस्कुटा अमरबेली क्लोरोफिल जो है अब्सेंट होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। पंजाई और कस्कोटा में अमरवेल एनिमल में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। अपवाद है यूग्लिना, यूग्लिना में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यह फोटोसिंथेसिस करता है। यूग्लिना प्लांट और एनिमल के मध्य योजक कनेक्टिव लिंक होती है। रूट में क्लोरोफिल जो है एब्सेंट होता है जिससे उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। अपवाद है फोटोसिंथेटिक रूट, असिमिलेटरी रूट, ट्रापा, टिनोस्पोरा और किस इपीफाइस, इनकी रूट में क्लोरोफिल जो है अर्जेंट होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। फिर आ जाता है PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन, 400 से 700 नैनोमीटर विजिबल लाइट के अंदर। इस विजिबल लाइट में प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम ब्लू रेड, क्रियाशील स्पेक्ट्रम रेड ब्लू। प्रकाश संश्लेषण मोनोक्रोमेटिक लाइट एक वर्णी प्रकाश पुंज की बजाय पॉलीक्रोमेटिक लाइट बहुवर्णी प्रकाश पुंज में अधिक होता है। यूनिट ऑफ लाइट क्वांटा फोटोन, यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्वांटा जोन्स, पार्क एवं विगिनियस। रेड ड्रॉप इफेक्ट, इमर्सन एवं अर्नोल्ड, जब किसी प्लांट पर एक मोनोक्रोमेटिक रेड रॉफ इमर्सन एवं अर्नोल्ड, जब किसी प्लांट पर एक मोनोक्रोमेटिक लाइट 680 नैनोमीटर के लाल प्रकाश की लंबी तरंग दैर्ध्य डाला गया तो प्रकाश संश्लेषी उत्पाद कम बना, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की दर जो है कम हो गई। इसे रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। रेड लाइट लॉन्गर 680 नैनोमीटर लेमडा ज्यादा मोनोक्रोमेटिक लाइट प्लांट पर डालेंगे तो प्रकाश संश्लेषण उत्पाद कम बना, फोटोसिंथेसिस की यील्ड कम हो जाता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाता है। इसे रेड ड्रॉप इफेक्ट कहते हैं। फिर आ जाता है रेड लाइट प्लस ब्लू लाइट जो है शॉर्टन लेमडा 680 मीटर लेमडा डाइक्रोमेटिक लाइट प्लांट पर डालते हैं तो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषणी उत्पाद जो है अधिक बना, जिससे फोटोसिंथेटिक यील्ड जो है ज्यादा हो जाता है। इसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट कहते हैं इसे। मोनोक्रोमेटिक लाइट रेड लाइट में सर्वाधिक फोटोसिंथेसिस, ग्रीन लाइट में सबसे कम फोटोसिंथेसिस विबज और व्हाइट लाइट सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण पॉलीक्रोमेटिक लाइट, रेड लाइट में सबसे कम है जो डाइक्रोमेटिक लाइट रेड प्लस ब्लू रेड और पॉलीक्रोमेटिक लाइट व्हाइट। फिर आता है रेड ड्रॉप इफेक्ट 600 नैनोमीटर लेमडा रेड लाइट अधिक, साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन फोटो सिस्टम फर्स्ट, इमर्सन इफेक्ट 680 नैनोमीटर लाइट रेड इफेक्ट ज्यादा प्लस 680 मिनट लेमडा ब्लू लाइट डिक्रीज, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्लस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को मिला करके हम क्या कह देते हैं, जेड स्कीम, जिसमें फोटोसिंथेसिस फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड दोनों जो है इन्वॉल्व रहते हैं। फिर बात के अंदर आ जाता है पिगमेंट सिस्टम या फिर फोटो सिस्टम। लाइट एनर्जी पिगमेंट सिस्टम जो है केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। पिगमेंट आ जाता है क्लोरोफिल्स, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स, बाइल प्रोटीन्स या फाइकोबिलियोसोम्स। क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल 7 क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई। बैक्टीरियल क्लोरोफिल ए, बैक्टीरियल क्लोरोफिल बी, बैक्टीरियल वर्जिन क्लोरोफाइसिक, ग्रीन एल्गी, ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। फ्यूफाइसिक, ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी। फिर रोडोफाइसी, रेड एल्गी के अंदर ए और डी, जेंथोफाइसी के अंदर ए और ई।
यूनिवर्सल पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड है। ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। क्लोरोफिल ए नेचर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ब्लू लाइट का अवशोषण करता है। 450 लेमडा वाली ब्लू लाइट का अवशोषण करता है। सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल जो है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन मिलकर के क्या बनाते हैं, फोटो क्लोरोफिल। लाइट की प्रेजेंस में रिडक्शन होता है तो क्लोरोफिल बन जाता है 2 प्लस आयन का यूज करके। एंजियोस्पर्म में क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए लाइट आवश्यक है। अपवाद है साइट्रस, नींबू, नीलंबू कमल। फिर है क्लोरोफिल ए में CS3 प्रेजेंट होता है। ठीक है, 700S72S इसकी जो फॉर्मूला है C55S72S H72O5N4 और मैग्नीशियम। जो क्लोरोफिल बी है 700, इसमें CO2 फॉर्मल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। कार्बन 55, हाइड्रोजन 70 और ऑक्सीजन 6, नाइट्रोजन 4, मैग्नीशियम। फिर है बैक्टीरियल क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल कार्बन 55S74O6 प्लस N4 मैग्नीशियम। फिर बाद में आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, टेडपोल लाइक स्ट्रक्चर। विला टाइटर, स्टॉल और फिशर 1912। हेड शीट्स 15 एंगस्ट्रॉन इंटू 15 एंगस्ट्रॉन टेट्रापायरोल रिंग है। पोरफायरन हेड है। हाइड्रोफिलिक जल स्नेही जल के अंदर में धातु मेटल मैग्नीशियम। फिर बाद के अंदर आ जाता है टेड टेल पूछ। फाइटोल टेल केवल एक डबल बॉन्ड होता है। लंबाई जो है 20 एंगस्ट्रॉन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की लंबी चेन का बना होता है। हाइड्रोफोबिक जल विरागी। क्लोरोफिल से में फाइटोल टेल एब्सेंट होती है। फाइटोल टेल में फाइटोल टेल का वर्क क्या है, ये क्लोरोफिल अणु को थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करने का कार्य करती है। इटियोलेशन पांडुरता, लाइट की कमी के कारण पत्तियों में क्लोरोफिल का संश्लेषण नहीं होता है, लीव्स येलो हो जाती है। फिर बाद में है कैरोटीनॉइड। वेकर लोडर 1831 ग्रोव्स में की थी। ये क्लोरोफिल की लिपिड बाइलेयर में पाए जाते हैं। ये लिपोफिलिक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलनशील होते हैं। CCl4 CHCl3 बेंजीन टेरिडियम ईथर जल में नहीं घुलते हैं। कैरोटीनॉइड का सेपरेशन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के द्वारा किया जाता है तथा सॉल्वेंट के रूप में टेरोलियम ईथर का ये क्या है, फ्लोर एंड फ्रूट्स के रंग प्रदान करता है। इम्पोर्टेंट शील्ड इफेक्ट के लिए उत्तरदायी होता है। आवरण का प्रभाव, कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल बी दोनों मिलकर क्लोरोफिल ए फोटो ऑक्सीडेशन को रोकते हैं। कैरोटीनॉइड हायर एल्गी फंजाई बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट। कैरोटीनॉइड जो है C40H56 अल्फा कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन्स बीटा कैरोटीनॉइड। ज़ेंथोफिल जो है C40H56O2 लिटियोल रेड एल्गी। फिर बाद के अंदर आ जाता है अल्फा कैरोटीनॉइड रेड एल्गी ब्लू एल्गी में प्रेजेंट। बीटा कैरोटीनॉइड येलो कलर ग्रीन एल्गी प्लस सभी ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट। लाइकोपिन्स टमाटर में लाल रंग। बीटा कैरोटीन विटामिन ए एनिमल्स में। फिर आता है वोइलोजेंथिन ग्रीन एल्गी प्लस ग्रीन प्लांट्स। फ्यूक्टोजेंथिन ब्राउन एल्गी। सर्दियों में पत्तियों का पीला रंग जो है लेटियोल के कारण होता है। फाइकोबिलिन्स केवल टेट्रापायरोल रिंग प्रेजेंट होती है। मैग्नीशियम और फाइटोल टेल जो एब्सेंट होती है फाइकोबिलिन्स में। फाइकोबिलिन जो है फाइकोसाइनिन ब्लू ग्रीन एल्गी सी फाइकोसाइनिन सी फाइकोइरिथ्रिन साइनोफाइसिस साइनोबैक्टीरिया फाइकोइरिथ्रिन रेड एल्गी रोडोफाइसी आर फाइकोसाइनिन आर फाइकोइरिथ्रिन। ये दोनों पी बॉडी को इफेक्ट शो करते हैं। पिगमेंट सिस्टम या फिर फोटो सिस्टम जो है रिडक्शन सेंटर अभिक्रिया का केंद्र क्लोरोफिल ए में प्रेजेंट। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट जो है 700, पिगमेंट सिस्टम 2 जो है 680। एक्सेसरी पिगमेंट जो है पिगमेंट मॉलिक्यूल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कोर मॉलिक्यूल, ये रिएक्शन सेंटर के पास स्टेट होता है। ये रिएक्शन सेंटर को लाइट प्रोवाइड करता है। लाइट E इक्वल्स टू HV फोटोन क्वांटा।
एक्सेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल। एंटीना फिर आ जाता है रिएक्शन सेंटर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज फॉर्म टू। फिर एक्सेसरी पिगमेंट से होता हुआ लाइट फोटोन जब पड़ेगी। फिर है फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का निर्माण होता है। फिर बाद में आता है पिगमेंट सिस्टम, फोटो सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम फॉर फर्स्ट जो है रिएक्शन सेक्टर, फिर 700 क्लोरोफिल ए 680। फिर है क्लोरोफिल ए बी कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड 20 अनुपात 31। यह 680 नैनोमीटर की लॉन्ग रेड एवं शॉर्ट ब्लू लाइट दोनों लेमडा का अवशोषण करता है। यह साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भाग लेता है। नो फोटो फॉस्फोराइलेशन ऑफ वाटर O2 मुक्त नहीं होती है। पिगमेंट सिस्टम 2 जो है रिएक्शन सेंटर पी 680 क्लोरोफिल ए 673। फिर है क्लोरोफिल बी कैरोटीनॉइड फाइकोबिलियंस प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड जो रेशियो है 3:7:1, यह केवल 680 नैनोमीटर की शॉर्ट लेमडा का ही अवशोषण करता है। केवल नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भाग लेता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मुक्त होती है। फिर आता है फोटोसिंथेटिक एपरेटस, डबल मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेटिक एपरेटस क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच के स्पेस को बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरीप्लाज्मिक स्पेस। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, अर्ध स्वायत्तता को अंग सर्कुलर डीएनए। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, क्लोरोप्लास्ट। सर्कुलर जो है प्रोकैरियोट बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, क्लोरोप्लास्ट। फिर है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर पेरीप्लाज्मिक, इंटर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। वांटरसॉन्स लगभग 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएन 70 राइबोसोम रोबिस्को एंजाइम है। गरेना लाइट। फिर आ जाते हैं केल्विन साइकिल C3 डार्क रीजन। फिर आता है नॉन एप्रेस्ड सरफेस जो है ग्रेनम ग्रेनम लेमिनी सोवेन लेवली पिगमेंट सिस्टम। फर्स्ट एप्रेस्ड सरफेस केवल ग्रेनम लेवली बनाता है। फोटो सिस्टम 2 मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसमें है लाइट रिएक्शन, हिल रिएक्शन, प्रकाश की प्रेजेंस में। क्लोरोप्लास्ट में ग्रेनम भाग में फोटोफेज, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोफॉस्फोराइलेशन यदि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, इसे जनरेशन ऑफ रिड्यूसिंग एनर्जी एंड डीपीएस फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन लाइट एब्सेंट होती है, क्लोरोफिल के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। इसे इसे क्या कहते हैं, ब्लैक स्वेल रिएक्शन भी कहते हैं। इसे केल्विन साइकिल, केल्विन मेंशन साइकिल भी कहते हैं। इसे बायोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज बनता है C3 साइकिल PgA3 कार्बनिक यौगिक। CO2 रिडक्शन साइकिल, CO2 फिक्सेशन साइकिल भी कहते हैं, CO2 असिमिलेशन साइकिल भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन आ जाती है फिर इसके बाद के अंदर, जो हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।